दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आरआरबी एग्ज़ाम्स के लिए। ये क्वेश्चन हम आपको सभी प्रीवियस क्वेश्चन करा रहे हैं, चाहे आपका एनटीपीसी का हो, आरआरबी जेई हो, रेलवे ग्रुप डी हो, इत्यादि सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। परमाणु रूप से जुड़कर बनते हैं तो परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर बनते हैं तो क्या बनते हैं? अणु बनते हैं। अगला क्वेश्चन, एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर बनते हैं तो आंसर नंबर ए अणु ही बनते हैं। ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे गए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2019 की थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन, एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिलकर बनते हैं तो उन्हें कहा जाता है अणु। इसका भी करेक्ट आंसर रहेगा अणु। अगला क्वेश्चन, जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं? तो दोस्तों आइए इसका हम डिटेल से आपको आंसर कराते हैं। तो कॉपर सल्फेट एक अकार्बनिक यौगिक है। तो जो कॉपर सल्फेट होता है CuSO4 5H2O, ये क्या है? ये एक अकार्बनिक यौगिक है। तो इसे कॉपर सल्फेट को इसे क्या बोला जाता है? इसे क्यूप्रिक सल्फेट भी बोलते हैं। क्यूप्रिक सल्फेट, इसे क्यूप्रिक सल्फेट भी बोला जाता है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा आंसर नंबर 5। इसमें पूछा है कि जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में होते हैं? तो जल होता है आपका ये H2O। तो आपका जो ये वो 5 है, ये 5 ही इसमें ये करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों हम वीडियो को आगे जाने से पहले हम सबसे पहले आपको कुछ बताते हैं। जैसे अरे यार जैसे जैसे H2O, H2O में जो 2 है ये तो होगा परमाणु, और जो इसके आगे की कोई भी संख्या हो, 4 हो, 3 हो, इसे बोलते हैं हम अणु, इसे बोला जाता है अणु। दोस्तों अगला, CaO में द्रव्यमान का अनुसार C और O का अनुपात बताइए। तो Ca अनुपात CaO, Ca का जो क्रमांक होता है 20, और इसका द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए इसका दोगुना कर देते हैं। तो 20 का दोगुना होता है 40 अनुपात। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, इसका द्रव्यमान निकालने के लिए 8 दूनी 16, इससे इसे काटा तो 4 चौक 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा 5:2। अगला क्वेश्चन, पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुपात उपस्थित होता है। तो जल H2O में हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 गुणा 2 अनुपात 8, 8 दूनी 16 बराबर 2 अनुपात 16, 2 से कट गया तो 1:8। तो करेक्ट आंसर आएगा 1:8। अगर दोस्तों हम इसी क्वेश्चंस को और तरीके से घुमाएं, अगर हम पूछे कि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान आयतन के अनुसार उपस्थित क्या होगा, तो उसमें आपका आंसर रहेगा 1:2, यानी वैसे आंसर करेक्ट रहेगा आपका 1:8 इस क्वेश्चन के हिसाब से। अगला क्वेश्चन, अमोनिया में N2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा उपस्थित होते हैं। तो अमोनिया में N2 और H2 के द्रव्यमान उपस्थित होते हैं 14:3। कैसे दोस्तों? नाइट्रोजन और H2, तो नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 7, तो 7 का द्रव्यमान होगा 14 अनुपात, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1 गुना 2 बराबर कितना होगा? 14:2। इसमें कुछ पॉइंट और रख के ये 3 बन जाता है, 14:3। तो क्वेश्चन है, सबसे पहले हम इसके बारे में आपको फैक्ट बता दें कि नाइट्रोजन की जो खोज करता है थे वे आपके कौन थे? प्रिस्टले थे। प्रिस्टले ने 1771 में इनकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन, अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो अमोनियम क्लोराइड का मतलब है NH4Cl, इसे नसोदर भी कहा जाता है, इसे नसोदर भी कहा जाता है। तो अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने होते हैं? तो अमोनियम क्लोराइड
से आगे जो है 4, 4 होते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर नो सॉरी, इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा आंसर नंबर आपका रहेगा 6। इसमें आंसर नंबर रहेगा आपका 6। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आ रहा है रेलवे ग्रुप डी 23 तारीख 10 मई 2018 को थर्ड शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपको अब बहुत भारी लग रहा होगा, परंतु मैं आपको भी समझाऊंगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जैसे आपका हो गया H2SO4, H2SO4 में कितने हैं? 4 और 2 6, एक सल्फर का एक हाइड्रोजन का, 4 2 6 और एक 7, कितने हो गए? 7। अगला HNO3 में HNO2 में कितने हो गए? HNO2 में हो गए 2 ऑक्सीजन के, एक नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन का, कितने हो गए? 2 और 2 4। अगला CO2 में 2 ऑक्सीजन के और एक इसके, कितने हो गए? 3। CaOH इसमें कितने हो गए आपके? Ca का 1 और 2 2 4, इसमें हो गए 5। तो अब आप इसमें बताएं कि सर्वाधिक परमाणु किसमें होते हैं? 7। तो आंसर नंबर H2SO4, तो H2SO4। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो दोस्तों कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 40। अगला क्वेश्चन, NH4NO3 में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन RRB रेलवे ग्रुप डी 2018 शिफ्ट का क्वेश्चन है। दोस्तों हम इसको अभी सोल्व कराएंगे। जैसे हम इसके बारे में कुछ फैक्ट बताते हैं। जैसे जैसे हाइड्रोजन हो गया, इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के जो खोज करता है वह है कैंडेविश। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। कैंडेविश। आपका जो हीलियम है, हीलियम की जो खोज करता है वो जानसेन है, जानसेन। हीलियम के जो खोज करता है आपके जानसेन है। बोरान के आपके खोज करता है वह है थेनार्ड। ठीक दोस्तों, तो हम आपको अभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जैसे NH4 में N का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? तो N का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो 14 + 14 बटे 14 + 14 + 14 + 16 गुना 3। तो दोस्तों इन्हें काट पीट कर सही करेक्ट आंसर होगा 35%। तो उसमें 35% ही आएगा। अब हम दोस्तों हम आपको बताते हैं कि 14 यहाँ 2 बार कैसे आया। क्योंकि एक नाइट्रोजन ये रहा और ये पूछा है कि इसका प्रतिशत बताना। तो प्रतिशत में हमें नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक न लेकर हमें परमाणु द्रव्यमान लेना होता है। यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान लेना होता है। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, परमाणु द्रव्यमान होगा 14। 2 नाइट्रोजन, एक N ही रहा, एक N ये रहा, तो 2 ये हो गए। नीचे N 3, इस N के साथ तो N और नीचे 16, 8 दूनी 16 थी 48 ये हो गए। 14 नहीं ये हो गए आपके। तो कुल अणु द्रव्यमान ये हो गए, कुल अणु द्रव्यमान। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा आंसर 35%। अगला क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? तो दोस्तों आइए हम इसका सोल्व कराते हैं। तो C+2O गुणा, तो C का जो होगा वो परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो परमाणु द्रव्यमान होगा उसका 12 + 2 गुणा O का परमाणु क्रमांक 8 होता है, उसका परमाणु द्रव्यमान होगा 16। तो 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 और 12 44। तो 44। तो हम इसी कार्बन की प्रतिशत मात्रा बताएंगे। अगर कार्बन का परमाणु टोटल इसका ये पूछता है कि परमाणु द्रव्यमान कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड को, तो आपका अणुभार बोलता, निकटतम अणुभार बोलता
तो आपका कहते 44। अब इसकी इन्होंने परसेंटेज पूछी है, तो परसेंटेज में किसकी पूछी है? आपकी कार्बन की। तो कार्बन का कितना है हमारा? 12/44 गुना 100, तो इन्हें काट पीट कर आएगा 273, 27.3। तो आंसर नंबर डी आपका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, पदार्थ का वह सबसे सूक्ष्म कण जिस स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, तो इसका आंसर रहेगा अणु। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है न्यूटन, ये न्यूटन है दोस्तों। अणु क्या होता है और परमाणु क्या होता है हम अभी आपको बताएंगे। पदार्थ का छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वो तो होता है अणु, अणु होता है वो अणु। दोबारा बताते हैं, पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसे क्या कहा जाता है? अणु कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम दें अणु के, जैसे N2 हो गया, H2 हो गया, O2 हो गया, O2 हो गया, आदि आदि। और परमाणु क्या होता है? पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। जो अणु होता है ना, वो सबसे सूक्ष्म कण होता है। अणु से भी सूक्ष्म कण हो परमाणु, ठीक। अणु से भी सूक्ष्म कण होता है परमाणु। अगला क्वेश्चन, पानी के 5 अणु का द्रव्यमान बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे H2O में दो गुणा हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान, तो 2 गुणा हाइड्रोजन 1 प्लस 16 बराबर 18। तो 18 बराबर किसके? तो 18 बराबर आया, तो 18 बराबर आया 18 आया, तो 18 में गुणा 5 करेंगे तो 90, तो आंसर रहेगा 90। अगला, अणु शब्द से परिचय सन 1896 में किसके आसपास कराया गया था? क्वेश्चन ये दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। ये क्वेश्चन आरआरबी रेलवे ग्रुप डी, इसमें करेक्ट आंसर नंबर विलियम ओस्टवार्ड रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान होता है। तो सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान होता है Na2CO3। और किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया? तो उसमें बच्चा आंसर रहेगा करेक्ट आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया? तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा आंसर नंबर ए, डाल्टन ने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया। निम्नलिखित में से क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है? तो आंसर नंबर डी, इसमें परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है। इसमें कहा गया कि सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने हैं जिसे अणु कहा जाता है, परंतु सही मायने में यह बात होती है कि सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहा जाता है। अगर हम अणु के स्थान पर परमाणु लिख देते हैं तो इसमें आंसर नंबर ये परमाणु अवधारणा नहीं रहेगी। तो अगला क्वेश्चन, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत होता है वो आपके रासायनिक संयोजन एवं निश्चित अनुपात के लिए आंसर नंबर सी। ये क्वेश्चन आरआरबी रेलवे ग्रुप डी 23/10/2028 सेकंड शिफ्ट का पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस आरआरबी रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन लगातार 2 बार पूछा गया, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में। तो इसमें क्वेश्चन है, डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो मोस्ट IMP क्वेश्चन है। डाल्टन नियम सिद्धांत है रासायनिक संयोजन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। तो इसमें कुछ हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं। जैसे द्रव्यमान
के संरक्षण का जो सिद्धांत दिया वो सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक था। उस वैज्ञानिक का नाम था लोमोनोसेफ। ये एक रूसी वैज्ञानिक था। इसने सर्वप्रथम 1756 में यह प्रतिपादित किया था कि द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्यमान की अविनाशिता का नियम। इसने क्या करा कि इस वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया। इसने AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट को पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl दोनों एक पात्र में प्रयोग कर तो पोटेशियम नाइट्रेट अलग हो गया, सिल्वर नाइट्रेट अलग हो गया। तो इसमें अगला क्वेश्चन, अगला, निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आंसर नंबर करेक्ट है, आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात नियम का प्रतिपादित किया? तो उसमें जो करेक्ट आंसर आएगा प्राउस्ट ने दिया। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है। प्राउस्ट ने यह नियम सन 1799 में दिया। यह नियम सन 1799 में इसने क्या कहा कि इसने कहा कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक में, चाहे वह किसी भी विधि से बनाया या प्राप्त किया गया हो, द्रव्यमान का एक निश्चित अनुपात हो। जैसे एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा H2O में हमेशा 1:8 ही रहता है। अगला क्वेश्चन, एक रासायनिक विधि के दौरान एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमान का योग अपरिवर्तित रहता है। इसे कहा जाता है द्रव्यमान का संरक्षण सिद्धांत। तो आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन, संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुरूप होता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुरूप होता है तो द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार। ये क्वेश्चन RRBJ 2019 की थर्ड शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा आंसर नंबर ए कि किस। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता? तो उसमें ये ऑप्शंस गलत, ये ऑप्शंस गलत, ये ऑप्शंस गलत। इसमें करेक्ट आंसर रहेगा आंसर नंबर डी। तो हम आपको बताते हैं कि स्थिर अनुपात का नियम क्या। पिछले क्वेश्चन में हमने आपको स्थिर अनुपात के नियम के बारे में बताया और व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या होता है और ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या होता है। तो दोस्तों आइए इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हमें व्युत्क्रम का अनुपात, तो एक वैज्ञानिक थे व्युत्क्रम के अनुपात के नियम प्रतिपादित किया, वो करा रिचर ने। रिचर वैज्ञानिक ने रिचर एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने व्युत्क्रम का अनुपात करा सन 1792 में। इन्होंने कहा कि जब दो तत्वों के जो उनके जो द्रव्यमान होते हैं, द्रव्यमान भी अलग अलग हो और उनका नहीं, ऐसे नहीं था। उन्होंने कहा था कि जब दो तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान अलग अलग किसी तीसरे निश्चित अनुपात संयोग करते हैं और यदि इन दोनों तत्वों में कभी भी संयोग हो सके तो अनुपात में अथवा इनके सरल अनुपात में संयोग करेंगे। इन्होंने ये नियम दिया था। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो आंसर नंबर सी, भौतिक परिवर्तन नहीं है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो इसमें ईंधन का जलना रासायनिक परिवर्तन है, तो उसमें करेक्ट आंसर रहेगा बी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो मक्खन का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन, लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? तो लोहे में जंग जो लगना है वो रासायनिक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो इनमें से भौतिक परिवर्तन पानी का बर्फ में परिवर्तन होना। आपका रसायन में मानव में पाचन, दूध में दही बनना, मानव में श्वसन, ये सभी रसायन हैं। रसायन की डेफिनेशन है जब किन्हीं दो तत्वों को एक नया तत्व मिलाया जाता है या पदार्थ मिलाया जाता है तो उसका
स्वभाव पहले से अलग होता है। जैसे हमने दूध का दही में बनना, जैसे दूध है, दूध का दही में बनना, तो ये अलग है, ये अलग होगा। तो ये रासायनिक समीकरण है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? शरीर में भोजन का पाचन उदाहरण नहीं है। तो आपका शरीर में भोजन का पाचन, ये भी रासायनिक का उदाहरण है। दूध का दही बनना, ये भी रासायनिक उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना, ये भी रासायनिक उदाहरण है। परंतु आंसर नंबर सी इसमें करेक्ट है। ये क्वेश्चन RRB रेलवे ग्रुप 2028 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? तो दूध का दही में परिवर्तित होना, इसमें आंसर नंबर ए। आपका सूक्ष्म बर्फ का लिविशन कार्बन CO2 कह रहा है। ये रेत का पानी में घुलना, ये चीनी का, ये तो होता है समांगी मिश्रण, मांगी मिश्रण, ये होता है समांगी मिश्रण। और ये होता है विषमांगी मिश्रण, ये होता है विषमांगी मिश्रण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने की मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? इस क्वेश्चन को आप एक बार और पढ़िए। निम्नलिखित में कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने की मदद कर रहा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? तो गैस का उत्सर्जन, बिल्कुल राइट। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में हम गैस को प्रतिपादित करते हैं तो उसके अंतिम स्थान पर एक ऐसा चिन्ह बनाया जाता है। आपका रंग भी परिवर्तन होगा, आपकी अवस्था में परिवर्तन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें रहेगा। अगला क्वेश्चन, उस प्रक्रिया क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ठोस में वस्तु सॉलिड हो जाती है? तो उसे कहा जाता है आपका सिब्लिमेशन, उसे कहा जाता है सिब्लिमेशन। अगला क्वेश्चन, एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, एक अंडा पकना, एक आइस क्यूब पिघलना, केक को बेक बनाना, केला सड़ना। तो केला सड़ना एक रासायनिक परिवर्तन है अपने आप में, बिल्कुल राइट। केक को बेक बनाना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है अपने आप में। एक अंडा पकाना, एक आइस क्यूब पिघलना, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक रासायन, ये क्वेश्चन रिपीट होगा। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था ये RRB NTPC 2016 सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट स्टेज का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा निष्क्रियणीय, एक यौगिक नहीं है। तो उसमें करेक्ट आंसर रहेगा लेड एक यौगिक नहीं है। ये क्वेश्चन दोस्तों RRB रेलवे ग्रुप D 8/10/2018 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, शक्कर के घोल में शक्कर एक क्या है? तो शक्कर के घोल में शक्कर एक सस्पेंशन है। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा डी। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते तो उसे कहा जाता है अमिश्रणीय। कभी कभी ये ऑप्शंस इंग्लिश में भी पूछ लेता है। ये क्वेश्चन NTPC का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता? दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें हमें अपनी माइंड के थ्रू ही करेक्ट आंसर बताने की सोचनी पड़ती है। तो इसमें क्वेश्चन है, विज्ञान में कौन से नियम मिश्रण के गुणों को पालन नहीं करता? मिश्रण के घटक उनके गुणों के बरकरार रखते हैं। मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं। इसे भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। इसकी संरचना तय है। तो इसकी संरचना तय है, ये हम नहीं बता सकते। अगला क्वेश्चन, एक विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं बल्कि पूरे माध्यम में प्रक्षेपित बनते हैं वह कहलाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा संश्लेषण। अगला क्वेश्चन, हवा एक क्या? हवा दोनों तत्वों और यौगिक का मिश्रण है। इसमें करेक्ट आंसर ये रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विषम बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो इसमें विषम है, आपको आंसर में दिखे होगा आंसर नंबर डी।
जल एक विषम है। सामान्य पदार्थों में भौतिक अवस्था शामिल नहीं है। तो सामान्य पदार्थों में जो भौतिक अवस्था का मतलब है तरल, कोलाइडी, गैस, मिट्टी नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विषमांगी मिश्रण है? तो विषमांगी जो मिश्रण है आपका, समांगी क्या होता है और आपका विषमांगी क्या होता है, ये हम आपको अभी बताएंगे। समांगी जिन घटकों को हम नहीं पहचान सकते और विषमांगी जिन घटकों को हमें पहचाना जा सकता है। जैसे इन्होंने पूछा है कि कौन सा विषमांगी मिश्रण है, तो आपका पीतल, अगर हम पीतल में तांबा का मिश्रण कर दे तो क्या पहचान सकते हैं? नहीं पहचान सकते, तो इसमें ये आंसर गलत रहेगा। पानी में चीनी घुलना, अगर हम पानी में चीनी को घोल दे क्या मैंने पहचान? नहीं। आपका वायु को भी नहीं पहचान सकते। इसमें आंसर नंबर रहेगा आंसर नंबर डी, यानी दूध एक विषमांगी मिश्रण है। ये क्वेश्चन आरआरबी जी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? तो एक जो मिश्र धातु होता है, मिश्र धातु, ये क्वेश्चन एएलपी टेक्नीशियन 2018 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका ठोस विलयन। हालांकि इस क्वेश्चन में दो आंसर रहे, एक तो कोलाइडी विलयन भी रहा, एक ठोस विलयन भी रहा। अगला क्वेश्चन, मिश्रण प्रकृति में होता है। तो मिश्रण जो होता है वो प्रकृति के हिसाब से क्या होता है? प्रकृति के हिसाब से समांगी और विषमांगी दोनों होता है। अगला क्वेश्चन, एक शुद्ध पदार्थ है। तो निम्नलिखित में से एक शुद्ध पदार्थ है, तो मीथेन CH4 एक शुद्ध पदार्थ है। तो दोस्तों हम मीथेन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे। तो मीथेन CH4, इसकी जो रासायनिक संरचना होती है वो CH इसकी रासायनिक संरचना होती है। तो दोस्तों मीथेन एल्किन श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इस मीथेन के बारे में बताया जा रहा है कि मीथेन जो होता है वो एल्किन श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है। मीथेन को हम मार्शल गैस भी बोलते हैं। मीथेन जो पाया जाता है वो आपके दलदली क्षेत्र में पाया जाता है। मीथेन में जो कोयले से निकलने वाली जो गैस होती है मीथेन का वो 40% भाग होता है। तो दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से कौन सा कथन गलत है? पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में रहते हैं। ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि पदार्थ के कण आपके निरंतर अवस्था में गतिशील रहते हैं, चाहे वो उसकी स्पीड कम हो या ज़्यादा हो। तो ऑप्शन नंबर ए। यदि अमोनिया गैस है तो कपूर एक ठोस है। जैसे कपूर ठोस के उदाहरण, जैसे कपूर, नेफ्थलीन, बेंजोइक अम्ल, ये सभी कपूर ठोस के उदाहरण हैं। में विषण अत्यधिक तीव्रता से होता है। तो आपका आंसर नंबर सी, गैसों में अत्यधिक मिश्रण होता है तीव्रता। अभी तक वैज्ञानिक द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं खोजी गई है? तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में हमें लिखना है। अगला क्वेश्चन, ठोस के कण के संदर्भ में कौन सा क्या सही है? तो इसमें आंसर रहेगा व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो आंसर नंबर डी, ठोसों के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। तो दोस्तों ठोस के बारे में हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे। ठोसों में अंतराणुअवकाश अंतराणुअवकाश बहुत कम होता है। जैसे कोई ये पदार्थ है, ये पदार्थ हो गए, ये पदार्थ है, तो
इनके बीच जो एक खाली स्थान है, इनके बीच जो एक खाली स्थान है, ये सभी इनके बीच ये अंतराणुकाश, यानी अंतराणुकाश का मतलब है जो खाली स्थान है तो बहुत कम होता है, तो जिस कारण इनमें आकर्षण बल अधिक होता है, तो इसमें आकर्षण बल अधिकतम होता है। तो आंसर नंबर आपका रहेगा डी। अगला क्वेश्चन